नमस्कार दर्शकों, मैं चैनल क्रासनोता से हूं। इस वीडियो में आपको एल्फ की अनोखी एक्सपेरिमेंटल मोटरसाइकिलों की कहानी सुनाऊंगा। तो बैठिए, शुरू करते हैं। एल्फ मोटरसाइकिलें दिखाती हैं कि जब कोई रेसिंग कार डेवलपर जिम्मेदारी लेता है तो क्या संभव है। लेकिन चलिए शुरुआत थोड़ी दूर से करते हैं। एल्फ कंपनी का इतिहास 1939 से ट्रैक किया जा सकता है और शुरुआत में यह फ्रांसीसी सरकार के अधीन थी। यह संगठन तेल और उससे जुड़ी हर चीज का काम करता था। यह क्षेत्र लाभदायक था और कंपनी की स्थिति साल दर साल मजबूत हुई। अगर हम किसी भी कार या मोटर रेस की प्रसारण देखें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर गाड़ियां अलग अलग स्पॉन्सर्स के लोगों से ढकी होती हैं, जिनमें से कई फ्यूल कंपनियां होती हैं। रेसिंग ब्रांड्स के लिए बेहतरीन विज्ञापन है, लेकिन एल्फ ने इससे थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। तो 1972 में फ्रांसीसी तेल की दिग्गज कंपनी ने रेनो के साथ साझेदारी की और ऑटो रेसिंग में हिस्सा लेना शुरू किया। और इसी दौरान मंच पर आते हैं प्रतिभाशाली फ्रांसीसी इंजीनियर आंद्रे दे कार्तांजा, जिन्होंने 1967 में इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की थी। और अल्पाइन कंपनी में नौकरी पाने के बाद आंद्रे दे कार्तांजा ने एल्फ के लिए 72 रेसिंग कारों के डिजाइन पर काम शुरू किया। एल्फ रेनो ने रेसिंग कारों के प्रोटोटाइप्स A500 RS शेरेक और अल्पाइन A442 पर काम किया, जिसने लेमेंस की रेस जीती थी। हालांकि अनरीफा का झुकाव सिर्फ 4 पहियों वाले वाहनों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मोटरसाइकिलों की ओर भी था। कार्तांसा ने अपने विचार साझा किए। फ्रांसुआ गेटे, उस समय एल्फ के मार्केटिंग प्रमुख और ऑटोमोटो रेसिंग के प्रशंसक, ने उन्हें वित्तीय सहायता दी। इसी तरह असल में एल्फ मोटरसाइकिलें अस्तित्व में आईं। एल्फ और आंद्रे की साझेदारी का पहला उत्पाद था एल्फ एक्स मोटरसाइकिल, जिसे 1977 के पेरिस ऑटो शो में जनता के सामने पेश किया गया था। एक्स का मतलब था एक्सपेरिमेंटल। यह कार्तांसा के विचारों और अनुभव का धातु और प्लास्टिक में मूर्त रूप था। इंजीनियर की सोच निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित थी: मोटरसाइकिल का कुल वजन कम करना और गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे लाना, अनूठे सस्पेंशन का उपयोग करना, खासकर मोटरसाइकिल सस्पेंशन का, ताकि तेजी और ब्रेकिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन मिल सके। इंजन को संरचना के भार वहन तत्व के रूप में, दोनों पहियों पर संतुलित वजन और पिट स्टॉप पर पहिए जल्दी बदलने के लिए उपयोग करना। आंद्रे ने आगे की फोर्क को 2 समानांतर आर्म वाला सस्पेंशन से बदला और पीछे सिंगल साइड स्विंग आर्म के साथ कैंटिलीवर माउंटिंग वाला पहिया लगाया। सबसे रोचक ये था कि इस मोटरसाइकिल में पारंपरिक फ्रेम नहीं था। मुख्य भार वहन करने वाला हिस्सा यामाहा TZ750 का 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन था। डिजाइन भी क्रांतिकारी रही, जैसे इंजन के नीचे ईंधन टैंक रखने से मोटरसाइकिल का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम रहा। नागारा ट्रैक पर परीक्षण 1978 में शुरू हुए और चालक के रूप में कार्तांसी ने मिशेल रूजरी, जो 250 सीसी वर्ग में विश्व उपविजेता थे, को आमंत्रित किया। मोटरसाइकिल की अवधारणा चलाने के लिए जटिल साबित हुई। एल्फ एक्स मोलो में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था, लेकिन इसकी सीधी दिशा में स्थिरता बेहतरीन थी। बस समस्या यह थी कि यामाहा का इंजन मोटरसाइकिल की संरचना के भार वहन करने वाले तत्व के रूप में उपयुक्त नहीं था। इस परियोजना की संभावनाएं धुंधली रहीं। एक व्यक्ति ने स्थिति बचाई। मोटर जगत की एक दिग्गज हस्ती। 1978 के पेरिस ऑटो शो में एल्फ एक्स प्रदर्शित किया गया था और इस हिस्से की प्रदर्शनी को 72 वर्षीय सईचीरो होंडा ने बड़े ध्यान और रुचि से देखा। होंडा इस डिजाइन से इतने प्रभावित हुए कि 1979 में जापानियों ने अपने टेस्ट राइडर के साथ टेस्ट रन किए और वे फ्रांसीसी डिजाइनर के क्रांतिकारी विचारों से हैरान रह गए। आखिरकार अब कुछ भी होंडा और एल्फ के सहयोग में बाधा नहीं बन सकता था। लड़कों ने तय किया कि होंडा 1000 सीसी का RSC एंड्योरेंस इंजन उपलब्ध कराएगा और कार्तांस बाकी सब कुछ करेंगे। इसी तरह
एल्फ ई मॉडल अस्तित्व में आया। एल्फ ई ने 1981 में बॉल्डोर रेस में डेब्यू किया और विश्व एंड्योरेंस रेसिंग चैंपियनशिप के सभी चरणों में हिस्सा लिया। अविश्वसनीयता के कारण बार बार रेस से बाहर होना से स्थिति बिगड़ रही थी। मोटरसाइकिल को सुधार दिया गया और उसने 1983 में मुजेल्लो में टीटीआई एंड्योरेंस रेस में तीसरा स्थान हासिल किया और फिर एक विशेष फेयरिंग में मोटरसाइकिल ने 1986 में इटली के नार्दो ट्रैक पर 6 विश्व गति रिकॉर्ड स्थापित किए। अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। 1983 में 1000 सीसी मोटरसाइकिलों का एंड्योरेंस रेसिंग युग खत्म हुआ और एल्फ कंपनी ने ग्रां प्री रेसिंग में कदम रखा। होंडा ने उनके फैसले का समर्थन किया और पहले RS 500 इंजन उपलब्ध कराए। इस तरह 1984 में एल्फ 2 मॉडल आई, जिसे ब्लैकबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मोटरसाइकिल में एक प्रायोगिक स्टीयरिंग सिस्टम था, जिसमें राइडर हैंडल बार धक्का या खींचकर नियंत्रण करता था। दुर्भाग्य से यह मोटरसाइकिल रेस में भाग नहीं ले पाई। प्रारंभिक परीक्षणों में यह डिजाइन व्यवहारिक नहीं लगी। रेसर्स बाइक संभालने में बहुत ध्यान दे रहे थे और सिस्टम भी अत्यधिक संवेदनशील था। 1 साल बाद पारंपरिक स्टीयरिंग के साथ एल्फ 2A का उन्नत संस्करण आया। अफसोस की बात है, लेकिन ठीक इसी समय कार्तांसे को अपने नए नियोक्ता पीजो के दबाव में एल्फ प्रोजेक्ट में भाग लेना छोड़ना पड़ा, जहां वो रैली कारें विकसित कर रहे थे। अनरी के जाने के बाद फ्रांसुआ गीते ने रेसिंग मैनेजर सर्जे रोसे और इंजीनियर डैन ट्रेमा से कम चरम अवधारणा विकसित करने के लिए कहा। 1986 में यह प्रोटोटाइप एल्फ 3 बना। ब्रिटिश रेसर रॉन हेस्लम ने 1986 में एल्फ 3 पर रेस की और फिर 1987 में एल्फ 4 पर चले गए। उन्होंने 1986 में हरामा में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला पॉइंट कमाया, मकाओ में जीत हासिल की और 1987 की ओवरऑल रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहे। यह स्पष्ट हो गया कि प्रोजेक्ट कारगर था, इसलिए एल्फ और होंडा ने उत्पादन मॉडल मोटरसाइकिलों के डिजाइन में पेटेंट हस्तांतरण के लिए विशेष समझौता किया और फिर 1987 में पहली उत्पादन श्रृंखला वाली होंडा WFR 750 एल्फ टाइप के सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के साथ डेब्यू हुई। एल्फ 4 एल्फ 3 का आगे का विकास था। इसमें होंडा का NSR 500V 4 इंजन मिला, लेकिन इसे पूरी तरह से असफल कार्बन फाइबर चेसिस और कई तकनीकी समस्याएं मिली। 1988 सीजन तक मोटरसाइकिल में काफी बदलाव करने पड़े। इसे एल्फ 5 नाम दिया गया। सीजन के अंत में रेसिंग टीम 11वें स्थान पर रही, जो निराशाजनक था। 17 सितंबर 1988 एक युग का अंत था। जैसे ही रेसिंग मोटरसाइकिल एल्फ ने सीजन की आखिरी रेस की फिनिश लाइन पार की, रोमांचक प्रयोगों का एक दशक समाप्त हो गया। फ्रांसुआ गेट्टे रिटायर हुए। अनरी डेकार्टान से कई साल से प्यूजो के लिए काम कर रहे थे। मोटरसाइकिल एल्फ की कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी दुनिया भर के इंजीनियरों और डिजाइनरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और ये साबित किया कि क्रांतिकारी विकास संभव है। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। ध्यान देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह चैनल क्रॉस मोटो आपके साथ था। आप अपनी सक्रियता से मेरे प्रयास का समर्थन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, कमेंट और रीपोस्ट का स्वागत है। फिर मिलेंगे।